न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, इसके करंट अफेयर बहुत कम आते हैं। लेकिन अभी कुदरती हमें फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन दोनों के ही बारे में करंट अफेयर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जहां पे एक तरफ तो हम बात करेंगे यूरेनियम की और दूसरी साइड हम बात करेंगे चाइना के एक एक्सपेरिमेंट ईस्ट की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रुथेनियम 106। अब ये जो आपका भाभा एटॉमिक सेंटर है, इन्होंने रिसेंटली एक रुथेनियम पेग बनाया है जिससे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ऑक्यूलर ट्यूमर को। अभी ऑक्यूलर ट्यूमर क्या होता है? ये एक तरह का कैंसर है जो आंखों के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपके सेल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण यहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इसको ठीक करने में हम रुथेनियम 106 प्लेग को यूज करेंगे। अब इसे डेवलप किया है भाभा एटॉमिक सेंटर ने। बात की जाए रुथेनियम 106 की, तो ये एक रेयर हैवी मेटल है जो कि प्लेटिनियम ग्रुप का है। इसे हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं कैंसर की रेडिएशन थेरेपी के लिए, स्पेशली जब आइज और स्किन का कैंसर हो। ये एक रेडियो आइसोटोप है जिससे हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में। और ये भारत की न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च की चीफ फैसिलिटी है, मतलब सबसे मुख्य बिंदु यही है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और ये बहुत सी फील्ड में डिस्कवरी करने की कोशिश करती है, मतलब रिसर्च कंडक्ट करती है। ये डायरेक्टली अंडर आती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, जहां पे हम प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस। खासकर यहाँ पे फोकस किया जाता है मेडिसिन और पावर जनरेशन पे। अगला आर्टिकल है हमारा आइंस्टाइनियम के बारे में, जिसे एलिमेंट 99 भी कहा जाता है। अब इसका जो ये नाम है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे रखा गया है और इस एलिमेंट की डिस्कवरी 1952 में हुई थी। बेसिकली हम साउथ पैसिफिक ओशन में एक एटॉल है एनवी टॉक करके, इस एटॉल में एक लैब थी एलयूट लैब करके, इन्होंने पहली बार डेटोनेट किया था नवंबर 1 1952 को एटॉमिक बॉम्ब, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब। सॉरी, इस हाइड्रोजन बॉम्ब की डिब्रीज में ही हमें इस एलिमेंट की पहली झलक मिली थी। वैसे तो ये हाईली रेडियो एक्टिव है और इसे आइंस्टानियम 253 भी कहा जाता है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो लगभग 20 डेज की है। वेराज जो इसका एक आइसोटोप है आइंस्टानियम 254, इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 276 डेज। और इन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब ये विजिबल नहीं होते। तो लगभग 9 साल लग गए थे इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकें। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि ये हाईली रेडियो एक्टिव है और इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से जो अगर आपकी अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम पे अगर ये एलिमेंट था भी अर्थ पे, तो भी ये डिकम्पोज कर चुका है अब तक। आइए अब बात करते हैं यूरेनियम की। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल फिलहाल में मुंबई के एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो लगभग 7 किलो रेडियो एक्टिव यूरेनियम को लेकर जा रहे थे। तो इस वजह से यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी यूपीएससी के लिए। इन लोगों को अरेस्ट किया गया एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर। और पहली बार अर्थ पे यूरेनियम की खोज किसने की थी और कब की थी, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि इसके बारे में मैं कल के लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक के किनारों पे एक बार फिर से उस नाम को दोहरा दें और उस साल को भी। कई साइंटिस्ट्स का मानना यह है कि जो आपका यूरेनियम है ये अर्थ पे सुपरनोवा के कारण आया है और ये लगभग 6.6 बिलियन ईयर अगो हुआ होगा। आइए अब कुछ चीजें जान लेते हैं यूरेनियम के बारे में। पहली चीज तो ये, जो ये आपका यूरेनियम है इसका कलर है सिल्वरी ग्रे टाइप का, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, मतलब कितने टाइम है आप रफली लगा लो कि 19 टाइम ज्यादा है आपके वाटर से। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके सोर्सेज की, तो कल मैंने आपको बताया था कि सॉइल में भी मिल सकता है, रॉक में भी मिल सकता है और वाटर में भी। अब जितना भी अर्थ पे यूरेनियम मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है आपके क्रस्ट में। अब क्रस्ट में कितने परसेंट मिलता है, तो मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 2 से 4 पार्ट पर मिलियन मिलते हैं आपको अर्थ की क्रस्ट में। मतलब अगर आप 1 मिलियन पार्टिकल उठाते हैं तो उसमें से 2 से 4 पार्ट आपके किसके हैं, यूरेनियम के होते हैं। और इसी मात्रा में लगभग हमें टिन, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम भी मिलता है, जो कि रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इसके अलावा ये हमें सी वाटर में भी मिल सकता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1132 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब ये जो आपका यूरेनियम है ये कॉज है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी। अब ये तो आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी एल्फ्रेड वेंगलर की, जहां पे ये कहा गया था जो आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। अब इनके मूव करने के पीछे कारण ये आपको दिया था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं ये भी यूरेनियम के कारण ही जनरेट होते हैं, क्योंकि अर्थ के इनसाइड आपका प्रेजेंट होता है यूरेनियम, जिसकी रेडियो एक्टिव डिके के कारण हम देखते हैं मैग्मा और लावा की फॉर्मेशन। अब बात की जाए इंडिया की, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडिया में कई जगह पे आपको यूरेनियम मिलता है। जैसे आंध्र प्रदेश के कडप्पा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 6000 टन एक दिन का यूरेनियम हम जनरेट करते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी में आपने एक और टर्म पढ़ी होगी धारवाड़ रॉक, तो जहां भी आपको धारवाड़ रॉक मिलेगी वहां पे आपको यूरेनियम के डिपॉजिट मिल सकते हैं। जैसे सिंहभूम है आपके झारखंड एरिया में, यहाँ पे भी आपको मिलता है। उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, राजस्थान, इन एरिया में भी आपको यूरेनियम की माइंस मिल सकती हैं। उसके अलावा दुर्गा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे बांद्रा एक महाराष्ट्र का एरिया यहाँ पे, और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एरिया है। इन सभी एरियाज में आपको यूरेनियम मिल सकता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर में अभी रिसेंटली हमने इसके कुछ रिजर्व्स ढूंढे हैं जो आपको शेषाचलम और श्रीशैलम फॉरेस्ट एरिया के आसपास मिलते हैं। बात की जाए इनके यूजेस की, तो आपको याद रखना है कि यूरेनियम को हम पावर जनरेशन में यूज करते हैं। अब जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें सबसे पहली स्टेज में यूरेनियम ही यूज होता है। उसके अलावा यूरेनियम को हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट या डायग्नोस्टिक्स के लिए हम यूरेनियम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वहां पे भी इन रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम यूज करते हैं, ताकि हम फ्रेश प्रोडक्ट को स्टेरलाइज कर सकें, जिससे हम मार सके सभी तरह के पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया को। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम रेडियो आइसोटॉप्स के लिए यूरेनियम का यूज करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि क्या क्वालिटी और क्या सेफ्टी है किसी, फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल और एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज है, इनमें हम सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एक्सरे परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि इनमें कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। अगर कोई क्रैक होता है तो उसको डिटेक्ट करने में ये यूरेनियम वगैरह रेडियो आइसोटोप आपकी मदद करते हैं। उसके अलावा स्पेस इंडस्ट्रीज में भी इसके योगदान है, जैसे कई जगह हमें सोलर प्रोब, उसके अलावा जो आपकी स्पेस इंडस्ट्रीज हैं इनमें भी हम यूज करते हैं यूरेनियम और इसी तरह के मटेरियल का, क्योंकि जब हमें मान लो सन की सनलाइट से दूर जाना है तो अब हम सोलर लाइट का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो हम वहां पे जो हमारी स्पेसशिप है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन्हीं रेडियो एक्टिव मटेरियल से। उसके अलावा हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानने के लिए हम कार्बन 14 को यूज करते हैं, जो कि एक तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और इससे भी हम काफी कुछ जान पाते हैं अपने पास्ट के बारे में। इन सबके अलावा एटॉमिक बॉम्ब के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, जो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के केस में सुना होगा इन दी वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर जापान के 2 शहरों में यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। ये कुछ यूजेस हैं आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के। आइए अब बात करते हैं चाइना के आर्टिफिशियल सन ईस्ट के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। अब यहाँ पे हम मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं सन को। अभी रिसेंटली जो आपका चाइना का आर्टिफिशियल सन है इसने प्लाज्मा टेंपरेचर को अचीव कर लिया है, जहां पे इसने अचीव कर लिया लगभग 216 मिलियन फारेनहाइट का टेंपरेचर। अभी जो टेंपरेचर है इसने ऑलमोस्ट 101 सेकंड के लिए होल्ड करा, मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए। अब ये जो आपका टेंपरेचर है ये बेसिकली जरूरी है आपकी फ्यूजन रिएक्शन के लिए। यहाँ पे ये जो आपका टेंपरेचर है ये ऑलमोस्ट 10 टाइम ज्यादा है आपके सन के टेंपरेचर से। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब करना क्या चाहते हैं हम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्यूजन रिएक्शन है ये एक लिमिटलेस एनर्जी है, मतलब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है वो एनॉर्मस है, मतलब बहुत ही ज्यादा है।
इसके अलावा जो यहाँ से वेस्ट जनरेट होता है वो भी काफी कम होता है। तो इस वजह से ये एक क्लीन एनर्जी है और इस क्लीन एनर्जी को हम अनलॉक करना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिल रहे हैं। चाहे आपके इंडिया हो, चाइना हो या ITER एक्सपेरिमेंट जिसमें रशिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया ये सब मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था आपकी चाइनीज इंस्टीट्यूट ने जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि लोकेटेड है चाइना के हेफी में। यहाँ पे ये रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिससे कि ये सन की तरह एक रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अब चाइना में ऑलमोस्ट 3 ऐसे रिएक्टर हैं, मतलब ये जो टोकामैक्स हैं इन्होंने 3 डेवलप कर रखे हैं। एक का नाम है HL2A रिएक्टर, दूसरा है JETEX और तीसरा आपका जो दिसंबर 2020 में इन्होंने यूज किया था जो ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ा रिएक्टर है वर्ल्ड का उससे भी बड़ा है और उससे भी ज्यादा एडवांस है, इसका नाम है HL2M। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है जो आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है यानी ITER, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा जो कि ऑपरेशन होगा 2035 में। और ये जो एक्सपेरिमेंट चाइना कंडक्ट कर रहा है यानी कि ये जो ईस्ट एक्सपेरिमेंट है ये पार्ट है आपके इसी प्रोजेक्ट का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेंबर कंट्रीज के बारे में बता रखा है जैसे साउथ कोरिया, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ये सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके ITER प्रोग्राम में। इसके अलावा आइए जानते हैं फ्यूजन और फिजन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस। देखिए ये जो फ्यूजन रिएक्शन है यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट बहुत सारा जनरेट होता है, बट ये जो फ्यूजन रिएक्शन है यहाँ पर ना केवल एक्सीडेंट के चांसेस कम है बल्कि यहाँ पे जो आपका वेस्ट जनरेट होता है वो भी बहुत कम होता है। इसके साथ साथ ये जो आपकी फ्यूजन रिएक्शन है इसमें फिर भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है, बट फ्यूजन रिएक्शन में रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। इसके अलावा जो आपकी फ्यूजन रिएक्शन है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है और प्रेशर जिसे आपको अप्लाई करना होता है हाइड्रोजन एटम्स पे ताकि हम प्लाज्मा को क्रिएट कर सके। अब ये जो आपका प्लाज्मा है इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दूर रखती है इसके वॉल से। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि अगर ये आपका प्लाज्मा वॉल के साथ टकराएगा तो ये इजीली कूल डाउन हो जाएगा। अब अगर ये कूल डाउन हो जाता है तो आपकी फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनको हमें लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता है और इससे क्रिएट होता है आपका हॉट प्लाज्मा सूप और इसी से क्रिएट होता है आपका स्टार का फ्यूज, मतलब जिससे आपका स्टार बनता है। अब चाइना ने यहाँ पर एक टारगेट तो अचीव कर लिया है, इन्होंने ये प्लाज्मा टेंपरेचर तो अचीव कर लिया है, उसको ऑलमोस्ट इन्होंने 110 सेकंड के लिए होल्ड किया था। उसके अलावा इन्होंने मैक्सिमम टेंपरेचर को हिट किया था दैट इज 288 मिलियन डिग्री फारेनहाइट, जिसको इन्होंने ऑलमोस्ट 20 सेकंड के लिए होल्ड किया था, मतलब ये ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा टेंपरेचर आपके सन के टेंपरेचर से। उसके अलावा अब अगला गोल यहाँ पे ये रहेगा कि हम इस टेंपरेचर को ज्यादा देर तक मेंटेन कर सके ताकि हम फ्यूजन रिएक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि चाइना पहली और इकलौती कंट्री है जिसने ये चीज अचीव की हो। 2020 में साउथ कोरिया ने भी एक सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जहां पर इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेंपरेचर को अचीव कर लिया था और इन्होंने भी इस टेंपरेचर को 20 सेकंड के लिए होल्ड किया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये कहीं ना कहीं चाइना के आगे के ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इन फ्यूजन रिएक्शन से ना केवल हम सेफ वे में एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे बल्कि हम जनरेट कर पाएंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को जो कि वेस्ट फ्री एनर्जी होगी। अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स बता रखे हैं जो कि हमने कल के लेक्चर में कवर कर रखे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन करी हुई हैं जैसे जो आपके मासेस का डिफरेंस है यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास का जो डिफरेंस है उसके कारण आपकी रिलीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको यूपीएससी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की हैं जिसे आप जरूर से एक बार पढ़ लें। यहाँ पे मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है और इसी के साथ खत्म होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन टॉपिक और साथ के साथ न्यूक्लियर एनर्जी टॉपिक। आइए अब शुरुआत करते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक की। यहाँ पे हम ना केवल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, डार्क वेब, डार्क नेट।